हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुज और मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ फिजिक्स फ्रॉम क्लास 11th। मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, लेकिन उसके पहले बहुत जरूरी है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, बिकॉज दिस इज अवर बेसिक थिंग। अगर आप ये नहीं जानोगे कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं या क्यों ये चीजें पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है चीजों को समझना। ठीक है, तो थोड़ा सा बताता हूँ फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। तो अभी जैसा कि कोरोना चल रहा है और चलता ही जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रुक जाए, बट कुछ भी ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी ये तो चलता ही रहेगा और उसके पीछे आपकी दुनिया रंगीन है, हमारी भी रंगीन है। आप देखते हैं कहीं भी अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, सन किसी और के अराउंड रोटेट कर रहा है, वी आर इन गैलेक्सी। तो बहुत सारी चीजें हैं। कहीं पे पानी झरने से नीचे गिर रहा है, राइट। कहीं पे भी आप हाथ रब करते हो, गर्मी महसूस होती है, या फिर कभी आप कंघे से बाल खींचते हो तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े बाल कंघे में चिपक जाते हैं, या फिर आपके बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। कभी सर्दियों में महसूस होगा आपके रोए भी खड़े हो जाते हैं, राइट। वी फील इट। सो सच टाइप ऑफ फिनोमेना आर हैपनिंग इन द फिजिक्स। तो अब ये सारी चीजों जो हम देखते हैं कि ये सारे फिनोमेना हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। बिल्कुल। तो यही है हमारी फिजिक्स की, दैट वी वांट टू नो दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग। वी आर जस्ट डिस्कवरिंग द फिजिकल वर्ल्ड, दैट्स इट। तो इसके फिजिसिस्ट थे आरपी फिनमैन, इन्होंने इसके लिए एक अलग से थ्योरी दी है। इन्होंने इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड को, इस डिस्कवरी को, इस फिजिक्स को दे हैव जस्ट टोल्ड लाइक ए गेम ऑफ चेस। चेस मतलब शतरंज। शतरंज तो खेला ही होगा आपने, मोहरे होती हैं, राइट। देयर आर लॉट ऑफ मोहरे। तो जिसको नहीं है तो थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ आपको कि दैट दिस इज लाइक ए जस्ट बोर्ड, राइट। एक बोर्ड होता है और यहाँ पे बहुत सारे ये वजह से, राइट, इट्स लाइक दिस, करेक्ट। और यहाँ पे भी कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजें होती हैं, राइट। अब मैंने काउंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो इट्स लाइक दैट। तो उन्होंने कहा कि इट्स लाइक ए गेम ऑफ चेस। अब एक स्टोरी जैसे इसको सुनते हैं, तो मान लेते हैं कि मेरा एक स्टूडेंट है कृष्णा, ठीक है। ही इज ए कृष्णा, और ये यहाँ पे बैठे किसी दो एक्सपर्ट्स का चेस देख रहा है। ही इज वॉचिंग द चेस, और अपने भाई को, जो उसका भाई है मयंक, ठीक है, ही इज जस्ट एक्सप्लेनिंग द चेस टू हिम। उसको बता रहा है कि चेस कैसे खेलते हैं। मयंक देख नहीं रहा है, राइट। ही इज नॉट वॉचिंग द चेस, ही जस्ट दूर, या कह लो कि ये कहीं दूर बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको ये बता रहा है सर। ओके। अब whenever somebody is playing a move here, जैसे भी कुछ आगे मूव कर रहा है, राइट। सपोज मान लेते हैं कि ये हाथी है, हाथी आगे चल रहा है, इज लाइक दिस। तो ही जस्ट कृष्णा टेल्स दैट मयंक दैट कि ये हाथी आगे चल सकता है, राइट। या फिर हाथी वैसे यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है, तो हाथी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कुछ और होता है। तो नेक्स्ट टाइम मान लेते हैं कुछ ऊंट भी होता है चेस में, राइट। तो ऊंट कुछ ऐसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा, राइट। तो फिर से कृष्णा बताता है मयंक को, देयर इज इन द ऊंट इन द चेस, और ये कैसे चलता है, टेढ़ा चलता है, लाइक दिस। फिर कुछ ऐसा देखता है कि इसके जो प्यादे होते हैं आगे, राइट, ये सीधे सीधे चलते हैं। तो ये भी कृष्णा बता देता है मयंक को कि दैट जो प्यादा होता है वो आगे चलता है। तो जो भी ये रूल्स कृष्णा बता रहा है, सो मयंक ही हैज डॉक्यूमेंटेड ऑल द रूल्स कि दैट दीज आर द रूल्स ऑफ द चेस। ये रूल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें हम फिजिक्स में करते जाते हैं कि दिस चेस इज अवर एक्चुअली, ये चेस और इसके जो मूव्स हैं, दैट इज एक्चुअली अ फिजिकल वर्ड, करेक्ट। एंड our nature is playing their game by playing their moves, चलता जा रहा है। Here Krishna is can be called as scientist, जो डिफरेंट रूल्स स्टडी करते हैं कि क्या क्या रूल्स हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और फिर ये हम जैसे लोगों को, जो एकदम अनपढ़ और गंवार से टाइप के लोग हैं, उनको ये साइंटिस्ट बताते हैं, और हम इन रूल्स को मान लेते हैं कि ओके दीज आर द रूल्स। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कि आप मान लो कि ये प्यादा है आगे, व्हाट वी कॉल सोल्जर, जो सबसे आगे होता है, राइट। ये चलता आगे है, लेकिन समटाइम्स जब आगे गोटी रखी होती है, काटना होता है, तो काटने टाइम कैसे चलता है, ये टेढ़ा चलता है। तो होता क्या है कि मयंक ने तो नोट कर रखा था कि सैनिक होता है हमेशा आगे स्ट्रेट चलता है, बट नाउ इट हैज बीन रूल चेंज्ड। कृष्णा ने बोला कि नहीं नहीं, समटाइम्स इट मूव्स इन डायगोनल डायरेक्शन एज वेल, यानी कि कभी कभी टेढ़ा भी चलता है।
तो होता क्या है फिजिक्स में कि कुछ साइंटिस्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, रूल सेट करते हैं या डिस्कवरी जो करते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए या ऐसा ऐसा होता है। और समटाइम्स क्या होता है कि दैट वी ऑब्जर्व सम न्यू रूल्स कि यार नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो फिर क्या होता है उन रूल्स के मॉडिफिकेशंस आते हैं कि नहीं यार जो हमने पीछे सीखा था उसमें ये इंप्रूवमेंट है या एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपने बहुत बार फिजिक्स में ऐसा देखा होगा कि कुछ साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी, बट आफ्टर 20 इयर्स या आफ्टर 50 इयर्स एक नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ नई थ्योरी दी थी। तो इट्स लाइक ए गेम ऑफ चेस। ठीक है, ये फिजिकल वर्ल्ड ऐसे ही चलता रहता है और हम कभी भी इसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। वी आर कैन नेवर अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली बिकॉज हम इसके प्लेयर नहीं है, सिर्फ इसको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, बिकॉज इज कंप्लीटली ऑन द नेचर, नेचर इज प्लेइंग देयर मूव्स एंड वी आर जस्ट एन ऑब्जर्वर एंड लर्निंग डे बाय डे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हम मूव्स ऑब्जर्व करते जाएंगे और चीजों को सीखते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस समझने के लिए मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं जो जरूरी है यूनिट्स को समझने के लिए कि आखिर ये यूनिट्स है क्या चीज। व्हाट इज दिस यूनिट्स? जैसे कि आप एक मान लो हाथी है। हाथी कैसा होता है? बड़ा सा होता है, राइट? एक ये बड़ी सी सूंड ऐसे, राइट, लाइक दिस। फिर वो मोटा सा भी होता है। फिर ऐसे ये हाथी लाइक दिस, इसके बड़े से, और ये एक छोटी सी पूंछ लाइक दिस। और दांत भी होते हैं इसके, चलो दांत भी बना देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये है हमारा हाथी। ठीक है, इसको लिख देते हैं दिस इज अवर एलिफेंट। और यहाँ पे एक छोटी सी बकरी है। ठीक है, ऐसे बकरी, बकरी का भी मुंह होता है पतला सा, राइट, लाइक दिस। चार टांगें होती हैं, 2 3 4, पूंछ भी होती है छोटी सी, राइट। तो वी हैव, ठीक है, सो दिस इज अवर गोट। किसी ने आपसे पूछा कि एलिफेंट कितना बड़ा है, तो आपने तो सिर्फ बकरी देखी थी, आपको सिर्फ बकरी के बारे में पता था। तो आपसे किसी ने पूछा कि एलिफेंट कितना बड़ा है, तो आपने क्या कह दिया कि ये जो एलिफेंट है दिस इज 10 टाइम्स ऑफ गोट, यानी कि बकरी का 10 गुना है। ठीक, आपको एक बकरी पता थी कि बकरी कितनी बड़ी होती है और आपने उससे कंपेयर कर दिया कि ये उससे 10 टाइम्स है। या फिर आप अगर वेल की बात कर लो, ठीक है, वेल वेल बहुत बड़ी मछली होती है ना, राइट, या वेल चलो बहुत बड़ी हो गई, कोई छोटी मछली ले लेते हैं, या राइनोसेरस ले लेते हैं। राइनोसेरस का नाम सुना है? गैंडा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो मान लेते हैं गैंडा है, तो अगर कोई गैंडा पूछता है कि गैंडा कितना बड़ा, तो गैंडा तो हाथी थोड़ा छोटा होता है, तो हो सकता है कि ये 6 टाइम्स हो, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ गोट। करेक्ट। तो होता क्या है कि हम थोड़ी सी चीजों को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कितने टाइम्स है, जो चीजें हमें पता है उन्हीं के कंपैरिजन में किसी बड़ी चीज को हम देखते हैं कि अच्छा ये कितना टाइम होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि किसी ग्राउंड की बात करते हैं, राइट। ग्राउंड ग्राउंड मतलब कि जैसे मान लेते हैं दिल्ली का रामलीला मैदान है। ठीक है, बहुत बड़ा है। और मेरे गांव में एक छोटा सा पार्क था। ठीक है, तो किसी ने, मतलब मैं, हो सकता है कि दिल्ली आया, यहाँ पे दिल्ली देखा मैंने कि कितना बड़ा है, वापस पहुंचा यहाँ पे। ठीक है, और मेरा दोस्त मिला, दोस्त ने पूछा कि यार ये रामलीला मैदान कितना बड़ा था यहाँ का, है ना, पूछेगा वो। तो मैंने बोला कि ये जो पार्क है हमारा वाला, इस पार्क का वो 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो ये जो यहाँ पे मेरा दोस्त था, ये इजिली समझ गया कि अच्छा रामलीला मैदान कितना बड़ा होगा। तो ऐसी चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं जब हम चीजों को बात करते हैं इन कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये जो 3 है यहाँ पे, राइट, दिस 3, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, कितने टाइम्स हो रहा है। और जितने भी, जैसे गोट की बात करें तो जिस गोट इज अवर यूनिट, कि किसके बारे में बात करें, कितने टाइम्स ऑफ दैट वन। जैसे कि अगर मैं बात करूं मीटर की, राइट, जैसे मैं लिखता हूं 10 मीटर्स, तो यहाँ पे 10 मीटर्स क्या होता है, मीटर इज अवर यूनिट और 10 हो जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब जैसे कोई कहता है कि ये जो लेंथ है, मान ली रस्सी की लंबाई है, ये कितनी है, 10 मीटर्स है, तो आप बड़ी ही इजिली समझ जाते हो कि अच्छा 10 मीटर कितना होगा। सो हियर दिस मीटर इज अवर 10। अब मीटर आपको पता है कि अच्छा 1 मीटर कितना होता है,
ये तो आपको पहले से बता दिया गया है मीटर, 1 मीटर कितना होता है। सो नाउ यू कैन इजिली कम टू नो और easily explain that what is this 1 मीटर और 10 मीटर। अब आपसे कोई 10,000 मीटर कह दे तो वो भी आप इजिली समझ जाओगे। या फिर 10 किलोग्राम की बात करें कि दैट व्हाट इज दिस 10 केजी, राइट? तो क्या होगा, केजी इज अवर यूनिट और ये 10 यह हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो अब ये यूनिट्स जो होती हैं, यूनिट्स जो होती हैं किनको रिप्रेजेंट करती हैं? भाई यूनिट है ना किस चीज से, हाथी है हमारा, राइट? हाथी को हमने रिप्रेजेंट किया तो हाथी इज अवर फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज अवर फिजिकल क्वांटिटी। जो ऐसी चीजें जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यानी यार जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां जिनकी हमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप किसी पे आप फोर्स लगा रहे हो, राइट? फोर्स लगा रहे हो तो कितनी फोर्स लगा रहे हो, दैट नीड्स सम मेजरमेंट। तो फोर्स जो है हमारा, दिस फोर्स इज अवर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। या फिर लेंथ, राइट? यहाँ पे लेंथ जो थी, so here length is our physical quantity and meter is our unit. Similarly mass is our physical quantity and this kilogram its unit, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं ये अलग अलग तरह की होती हैं। तो पहली चीज जो होती है दैट इज अवर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आप हेडिंग डाल सकते हो दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटीज आप इनको शॉर्ट फॉर्म में पीक्यू भी लिख सकते हो। मेरी थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब है, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है? तो आप इनको पीक्यू भी लिख सकते हो, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सो क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantity, those are called the fundamental physical quantities। तो ऐसा कह सकते हो, तो quantities which do not depend on any other quantity, ठीक है। सो ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है ये बेसिक क्वांटिटीज होती है, और जो अदर क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती है, इन्हीं फंडामेंटल से ही मिलके बनती है। उनको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज वो डिराइव होती हैं फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है, बहुत ही कम है नंबर में, 6 और 7 है, 7 एक्चुअली है। तो मैं वो बताता हूँ कौन कौन सी आपको होती है, ठीक है। सो जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज लेंथ, ठीक है। लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका यूनिट कह लें पहले तो, ठीक है। तो पहले मैं इधर लिख देता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज, और यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ एसआई यूनिट क्या है इनका, लाइक दिस एसआई यूनिट एंड देयर सिंबल, ठीक है। तो मैं चलो कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने में। तो हेडिंग जैसे अलग होनी चाहिए ना, थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई हेडिंग पड़ रही है। तो ये हमारी हेडिंग हो गई, और इसके बाद अब हम बात करें तो ये लेंथ को चलो नीचे लिख लेता हूँ। सो लेंथ इज अवर फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या होता है लेंथ का, दैट इज मीटर, करेक्ट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, एम से। सो दिस इज अवर फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड विल बी व्हाट, मास। सो वी राइट इट लाइक दिस, मास, ठीक है। इसका क्या होता है, किलोग्राम, and this symbol is kg. Third one is what, very simple, टाइम। सबको पता ही होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने शायद तक पढ़ रखा हो, तो नहीं पढ़ रखा हो तो बेयर विद मी, मैं तो हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। इसका सिंबल जो होता है दैट इज व्हाट, एस। फोर्थ वन इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है दैट इज व्हाट, एम्पियर, एंड द सिंबल इज ए। अब मैं हो सकता है यहाँ पर मेरा वीडियो आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है।
यहाँ पे ऐसे करते हैं। तो इसके बाद 4 हो गई। 5वीं जो होती है दैट इज अवर टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज व्हाट, केल्विन स्टैंडर्ड, और इसको हम लिखते हैं ऐसे के से। ठीक है, ये हो गई 5 बिकॉज दिस इज द 5th नंबर। 6th इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कभी नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, आपने हो सकता है आगे पढ़ने को मिले, और अगर आपने नाम सुन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो डोंट वरी, बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं होती है। हम सिर्फ इतना ही, मैक्सिमम जो होती हैं वो ये 4 ही यूज होती है, टेम्परेचर भी बहुत कम ही यूज करते हैं, लेकिन 5 तक यूज होती हैं। ठीक है, 5 ही सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, 6 और 7 यूज नहीं होती हैं। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है दैट इज एक्चुअली कैंडेला, और इसको हम लिखते हैं ऐसे CD से। एंड द 7th वन इज सबस्टेंस, एटॉमिक सबस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज मोल। ठीक है, तो दैट इज मोल, और ये भी होता है मोल ही। क्लियर, तो यहाँ पे इसको लिख लो आप MOLE। एक्चुअली ये ग्रीन कलर है ना, तो समझ नहीं आता कि मेरा मार्कर है कहाँ वो। ठीक है, सो दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं इसका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इससे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ उसको, आप पूरा भी लिख सकते हो। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं विच आर मेड ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सो क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज derived from the, कहाँ से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सो दीज विल बी derived फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब derived फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ दैट वी आर हैविंग लाइक एरिया, राइट। सो एरिया कैसे होता है, कोई भी एरिया होता है तो कैसे होता है, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, करेक्ट। नॉर्मल अगर रेक्टेंगल का ले लें हम तो, या यू कह लें कि दैट इज लेंथ इनटू लेंथ, बिकॉज ब्रेथ भी एक तरह से लेंथ ही होती है, करेक्ट। तो अगर इनकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इनका क्या हो जाएगा, मीटर इनटू मीटर, राइट। so that we can say that area is having unit as a how much, meter square. So this is just derived from the other quantities, correct. Next we can say, let's say velocity, right। velocity कह सकते हैं, velocity कैसे होती है, displacement upon time, right। ये होता है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है यूनिट, मीटर, और टाइम की सेकेंड, सो यूनिट कम्स एज मीटर पर सेकेंड। सो देयर कैन बी such type of things which can be derived from the multiple fundamental physical quantities। ठीक है, तो जो भी ये निकल के आएंगे वो निकल के कहाँ से आएंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, करेक्ट। इनके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमने वर्क फोर्स ले लिया, राइट। इफ वी टॉक अबाउट फोर्स, work, energy, anything which are just derived, these will be called as the derived physical quantities. Now let's talk about the supplementary physical quantities. What is this one, supplementary physical quantities। ठीक, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जो बीच में होती है एक्चुअली, तरह से कह लें कि दीज आर एक्चुअली व्हाट, डायमेंशनलेस। ठीक है, दे आर एक्चुअली हैविंग नो डायमेंशंस बट दे आर हैविंग यूनिट्स। तो ये दो
फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. फर्स्ट वन इज एंगल, अनदर वन इज सॉलिड एंगल. एंगल तो पता ही है आपको, नॉर्मल एंगल जो होता है, राइट, दिस वन थीटा. और क्या होता है ये, दैट इज, इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, रेडियंस. तो आप तो बोलोगे कि ये तो डिग्री होती है, डिग्री भी होती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द एसआई यूनिट्स. एसआई यूनिट जो होती है वो होती है इसकी रेडियंस. ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात. अब अगर आपको याद हो, ये जब आर्क होती थी इसकी, दिस इज अवर आर्क, राइट, इफ दिस इज अवर रेडियस आर, राइट, तो क्या रिलेशन होता है इनका, आर्क थीटा और रेडियस का. सो दैट इज गिवन बाय द थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, या आर्क अपॉन आर. अगर आर्क में कह दूं कि एल लेंथ की है, सो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर. करेक्ट. अब अगर आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम दिस डिग्री टू रेडियस, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, डिग्री टू रेडियंस, सॉरी. तो डिग्री और रेडियन का जो होता है, ये 360 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 पाई रेडियन. यानी कि कुछ भी आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस या रेडियंस से डिग्री, तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे कि 90 डिग्री है, 360 अगर 2 पाई डिग्री है, तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 2. ठीक है, तो कोई भी वैल्यू हो उसको आप 2 पाई बाई, जैसे 90 डिग्री है तो उसको आप 2 पाई बाई 360 से डिवाइड कर दोगे, सो दैट विल कन्वर्ट टू द रेडियंस. सो दिस विल नंबर ऑफ रेडियंस. अगर वो रेडियंस में है, यानी कि मान लेते हैं पाई बाई 4 लिखा हुआ है, और पाई बाई 4 में आप मल्टीप्लाई करा दो 360 बाई पाई का, देन इट विल गिव यू द रिजल्ट इन द डिग्रीज. तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, दैट विल कमिंग एज हाउ मच, 45 डिग्री, सॉरी 25. ठीक, सो दैट विल बी कमिंग एज 45 डिग्री. एंगल तो क्लियर हो गया आपको. व्हाट इज दिस सॉलिड एंगल, राइट, ये थोड़ा सा नया टर्म है आपके लिए. सॉलिड एंगल क्या होता है, एक तरह से 3D में होता है. जैसे जैसे एंगल आप देखते हो, दैट इज इन 2D, राइट, जस्ट सिंपल नॉर्मल लाइक दिस. दिस इज सपोज दिस इज अवर स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज जस्ट एन एंगल. सो दिस इज अवर एंगल, हाउ मच एंगल यू आर हैविंग. सॉलिड एंगल व्हेन यू टॉक अबाउट, दैट इज इन 3D. 3D मतलब जैसे ऐसे, ये जो चीज है बीच, दिस सर्कुलर पार्ट, यानी कि एक मैं पेपर ले लेता हूँ, चलो, दिस इज अवर पेपर. तो इफ यू मेक इट एज अ कोन, अगर मैं इसका ऐसा कोन बना दूँ, ठीक, तो ये अंदर वाला जो पार्ट हो गया 3D वाला, राइट, यू सी लाइक दिस वन, दिस अंदर का जो पार्ट हो गया. So we have this area, right, like this, like this. So this is our solid angle, यानी कि पूरा कितना ऐसे फैलता हुआ चला जा रहा है, दैट इज सॉलिड एंगल. तो अगर यही मैंने अभी करा है, तो दिस इज हैविंग सम रेडियल एंगल, और अगर इसमें से और फैला दूं, लाइक दिस, बड़ा सा कर दूं, लाइक दिस, बिग वन, दैट इज हैविंग बिग सॉलिड एंगल, लार्जर सॉलिड एंगल. और इसको पतला कर दूंगा, एकदम नहीं, नैरो कर देता हूँ एकदम ऐसे, दैट हैविंग वेरी स्मॉलर सॉलिड एंगल, लाइक दिस, लाइक दिस. कितना पतला हो गया. अब ये इसको मोटा कर दूं ऐसे, लाइक दिस, तो दिस हैविंग बिगर सॉलिड एंगल. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ 3D. ठीक है वही, ऐसे मेजर करेंगे इसको, लाइक दिस. तो अगर मैं इसको डायग्राम में बनाऊं, तो ये ऐसे कुछ बन जाता है, लाइक दिस. वी से लाइक दिस, दिस इज अवर सेंटर, और यहाँ से लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, 3D में ऐसे, लाइक दिस. सो वी से दैट दिस इज एन, यानी कि एक तरह से ये प्लेट है, ऐसी प्लेट से सेंटर पे हम चारों कोन उसके ऐड करेंगे, दैट विल मेक सम एंगल, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉलिड एंगल. करेक्ट. इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन से, सॉरी रिप्रेजेंटेशन नहीं, उसको बोलते हैं हम यूनिट. इसका यूनिट जो होता है, दैट इज स्टेरेडियन. ठीक है, स्टेरेडियन सिंबल होता है इसका ST.
करेक्ट, नाउ यू गॉट इट। और इसका जो फॉर्मूला वो भी हम आप इसको थीटा ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप कुछ और वैल्यू मानना चाहते हो तो कुछ और भी मान सकते हो, दैट्स जस्ट सिंपल सिंपल। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए अपॉन आर स्क्वायर। कुछ लोग स्मॉलर एरिया ले लेते हैं कि दिस इज अवर स्मॉलर एरिया डी ए, सो वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज सॉरी यहाँ पे तो मेरा वीडियो रहा हुआ, थीटा इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये भी हो सकता है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस सप्लीमेंट्री एंगल्स हैव नो यूनिट्स, नो सॉरी नो डायमेंशन, दे आर हैविंग यूनिट्स but no dimensions, supplementary units no dimensions। क्लियर। तो मैंने बहुत सारी डायमेंशन की बात करी कि डायमेंशन डायमेंशन, बट एक्चुअली डायमेंशन होता क्या है, राइट। तो वो चलो बात करते हैं कि दैट व्हाट इज ए डायमेंशन। ठीक है, so we talk about the dimensions now। तो डायमेंशंस अभी जो फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ रहे थे बहुत सारी, राइट, उन्हीं में से का ही जो डायमेंशन होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या डायमेंशन होती है, फिर इसके बाद आपको डेफिनेशन बताता हूँ क्या एक्चुअली इनकी डेफिनेशन होती है। तो पहले मैं डायमेंशन समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या चीजें होती है, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या पढ़ी थी, द फर्स्ट वन वाज लेंथ, राइट। तो लेंथ का जो डायमेंशन होती है दैट वी से इट एज एल। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ी थी मास, मास की जो डायमेंशन होती है दैट इज एम। उसके बाद हमने पढ़ी थी टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है टी। फिर आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज ए। और हमेशा ही ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, लाइक दिस ऑलवेज, डायमेंशन हमेशा ऐसे ही ब्रैकेट में अंदर लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ी थी टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लिखते हैं थीटा में, लाइक दिस एस थीटा। इसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, नहीं लुमिनस इंटेंसिटी, luminous intensity, and it is having CD, right। इसका यूनिट हुआ करता था कैंडिला। और फिर इसका पढ़ा था हमने अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, तो इसका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इज मोल। ठीक है, ये होती है डायमेंशंस जो हमने अभी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, उनकी जो डायमेंशंस होती हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इनकी डेफिनेशन होती क्या है, तो डेफिनेशन इनकी कुछ ऐसे लिखते हैं, डायमेंशन, राइट, dimension is power of what, power to which of the fundamental units are raised। गॉट इट। चलो मैं इसकी डेफिनेशन नोट्स मेरे पास है तो मैं उससे सीधे सीधे लिख देता हूँ। डायमेंशंस आर, टू द वर्ड्स, डायमेंशंस आर द पावर्स to which, correct, the fundamental units are raised in। क्लियर। Order to express the derived units of quantity, in order to express derived unit
ऑफ इसकी क्वांटिटी, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी कितनी पावर हम लिख सकते हैं टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ ये पावर ही होगा। जैसे कि आप जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, तो ये तो हो गई हमारी फिजिकल वाली, राइट, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अदर क्वांटिटीज को इन टर्म्स ऑफ दिस वन, तो या तो एल स्क्वायर हो जाएगा, या एम क्यूब हो जाएगा, या टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो कैसे हो जाएगा ये, चलो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके कि अलग अलग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे उनको हम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम ले लेते हैं वेरी सिंपल, जो हमने लास्ट टाइम लिया था वही ले लेते हैं, एरिया, राइट। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, ये भी लेंथ है, लंबाई है, यानी कि इट विल बी हैविंग समथिंग एल। ब्रेड्थ ये भी एक लंबाई ही होती है, सो दैट अगेन वी कॉल इट एज डायमेंशन एज एल। तो इसकी जो एरिया की डायमेंशन निकल के आएगी दैट विल बी व्हाट, एल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम की निकालो, वॉल्यूम क्या होता है, अगर आप क्यूब का वॉल्यूम ले लो तो क्या होता है, दैट इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि एक तरह से कह रहे लेंथ का क्यूब। लेंथ का कितनी डायमेंशन होती है, दैट इज एल, सो वी गेट इट एज हाउ मच, एल क्यूब। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो जरा निकालते हैं हम वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, राइट, अपॉन टाइम, यही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या डायमेंशन होती है, डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस लेंथ, सो इट इज हैविंग डायमेंशन एज एल, और टाइम का डायमेंशन होता है टी, अभी अभी हमने पढ़ा पीछे, राइट, लाइक दिस टी, सो दैट विल बी एल टी माइनस वन। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप नोटबुक लेके बैठो अपने साथ और ये सारी चीज़ें नोट करते रहो, बिकॉज जैसे अभी मैंने डायमेंशन लिखी पीछे, तो अभी हो सकता है याद ना हुआ हो आपको, तो कम से कम आप थोड़ा सा पीछे देख सकते हो कि ऊपर मैंने क्या लिखवाया, राइट, या डायमेंशन टाइम की क्या होती है, या कल को भी मैं एंड करंट की पूछूंगा तो क्या होगी। तो चलो मुझे तो याद है, बट आपको तो भी याद नहीं, आप तो अभी जस्ट 11th में आए हो, तो आपको याद नहीं रहेंगी। तो इट इज़ गुड कि आप उसको नोट करते रहो, तो आप फटाफट पेज पलटा और देख लिया कि क्या होती है, करेक्ट। ऐसे ही अब मैं निकालता हूँ जरा एक्सेलरेशन की। ये 3 नंबर मिस हो गया, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो फोर्थ नंबर इज, लेट्स कैलकुलेट फॉर द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या डायमेंशन होगी, पहले तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यानी कि चेंज एक्चुअली वेलोसिटी ही है, सिर्फ चेंज हो रही है, तो हम वेलोसिटी डायमेंशन यूज करेंगे। वेलोसिटी क्या डायमेंशन निकाली हमने, अभी जस्ट ऊपर निकाली है, दैट इज दिस वन, एल टी माइनस वन, ये वही रख देते हैं एल टी माइनस वन, और टाइम की चेंज इन टाइम दैट इज टी, ये निकल के आती है बस एल टी माइनस टू। ठीक है, चलो जरा निकालते हैं फोर्स की, फोर्स की क्या डायमेंशन होगी, लेट्स कैलकुलेट, दिस वाज नंबर 5। फोर्स की जरा डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है। मास की डायमेंशन क्या होती है, एम, और एक्सेलरेशन की जस्ट अभी हमने निकाली, कितनी निकाली थी, एल टी टू द पावर माइनस टू, तो निकल के आ गई ये एम एल टी माइनस टू। इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड कि आप फोर्स की डायमेंशन याद कर लो, बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, सब जगह याद जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब जरा हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जी होता है ना स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हो, वैसे कुछ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये भी एक तरह से एक्सेलरेशन ही है, राइट। अगर ये एक्सेलरेशन ही है तो इट विल बी हैविंग द सेम यूनिट एज इट इज हैविंग द इसकी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या निकाली थी आपने,
L t to the power minus 2. It will be having the same dimension as it was having for the acceleration. Clear? Good. चलो जरा हम कुछ अलग निकाल लेते हैं वर्क की। वर्क क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता था। कुछ लोगों को एफ डी कॉस थीटा भी याद होगा कि एफ डी कॉस थीटा होता है, ऐसे याद हो रहा होगा, राइट। तो बता दूं कि कॉस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, अब एफ डी से ही निकालना पड़ेगा, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? फोर्स की अभी हमने निकाली, क्या निकाली? एम एल टी माइनस 2, राइट। और डिस्प्लेसमेंट की क्या है? एल। सो इट विल बी कमिंग एज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। ठीक है, चलो जरा निकाल लेते हैं हम। और किसकी निकाल सकते हैं? ये भी जरूरत है कि इसको, ये इंपॉर्टेंट से केसेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, मतलब भूलना मत, बिकॉज इनकी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, हमें बार बार जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड कि आप इनको याद कर लो। ठीक है, चलो जरा हम निकालते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है जरा बताना मेरे को, याद है? याद है? नहीं याद है? दिस इज मास इंटू वेलोसिटी, 9th बताइए। मास की क्या डायमेंशन होती है? एम, बिल्कुल सही। वेलोसिटी की क्या होती है? एल टी टू द पावर माइनस 1। क्या निकल के आएगी ये? एम एल टी टू द पावर माइनस 1। बिल्कुल सही जा रहे हो आप। अब किसकी निकाल लें? चलो जरा निकालते हैं एनर्जी की। कितना नंबर निकल गया था हमारा? 19। एनर्जी, कौन सी एनर्जी की निकालोगे आप, जरा बताना मुझे। अच्छा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, याद है? जूल होता है, राइट। और वर्क का क्या होता है? वर्क, इसका क्या यूनिट होता है? हाँ, इसका भी जूल ही तो होता है, बिल्कुल। दे आर हैविंग सेम यूनिट्स, राइट। सो दे विल बी हैविंग सेम डायमेंशन। क्या एनर्जी का होता है? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। नहीं भरोसा है आप पे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई सी भी एनर्जी ले लो। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, चलो। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? एम जी एच, राइट। चलो लगाते हैं एम। एम क्या हो गया? एम। जी का क्या होता है? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एल एक्सेलरेशन है, यानी कि एल टी डी पावर माइनस 2। और एच, एच हाइट है यानी लेंथ है, यानी उसका भी एल हो जाएगा। कितना निकल के आएगा? एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस 2। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी की निकालने लग जाओ तो कितना आएगा? वो भी वही निकल के आएगा, बिकॉज उसका भी कितना यूनिट होता है? जूल, यानी कि वो भी वही निकल के आएगा, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस 2। अब न्यूक्लियर एनर्जी का निकालने लग जाओ तो कितना आएगा? भाई जितनी भी एनर्जी होगी ना, सबका यूनिट जूल होता है, जिनका जिनका यूनिट जूल होता है उन सब की जो डायमेंशन होगी दैट विल बी हैविंग द सेम, एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस 2। एक नई चीज आपने पढ़ी नहीं होगी, जस्ट आपके लिए नया है, कुछ चैप्टर्स बाद आप पढ़ोगे, दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कहते हैं इसको डेल्टा टी, यानी कितनी देर के लिए इम्पैक्ट इसका बना रहा है, यानी कि एफ इंटू डेल्टा टी। निकाल लोगे? बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। एफ की डायमेंशन, एफ की डायमेंशन क्या होगी? एम एल टी टू द पावर माइनस 2। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टाइम, राइट। तो टाइम है यानी कि टी, सो इट विल कमिंग एज एम एल टी टू द पावर माइनस 3। क्लियर? सॉरी गाइस, माइनस 3 का जो माइनस 2 है ना, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, नहीं किया जाएगा, एम एल टी टू पावर माइनस 1। ठीक है, और क्या निकाल सकते हो आप? एंगुलर वेलोसिटी की चलो निकाल लेते हैं। नंबर कितना चल रहा है हमारा? 10, 11। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ये एंगुलर वेलोसिटी नाम ही नहीं सुना है? नाम सुना है? नाम ही नहीं सुना, कोई बात नहीं, अभी पढ़ने को लो, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स खत्म होगी ना, उसके बाद आप 11th में ही
पढ़ोगे इसको एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। तो v का क्या होता है, ये नॉर्मल हमारी टेंजेंट जो वेलोसिटी होती है दैट इज हैविंग कितना होती है l t टू द पावर -1 ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा l, यानी कितनी आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी का दैट इज t टू द पावर -1। अच्छा, ये जो डायमेंशंस होती हैं एक्चुअली दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ m l एंड t। ठीक है, यानी कि जैसे ये रिप्रेजेंटेशन t टू द पावर -1 लिखा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर -1, बिकॉज कोई भी डायमेंशन होती है दैट इज हैविंग सम स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट इट। तो हमेशा इसको एम एल और टी के टर्म्स में ही लिखते हैं। जैसे मैंने टी टू द पावर -1 लिख दिया, लेकिन अगर आप उसको नॉर्मलाइज जनरलाइज टर्म में लिखोगे तो आप इसको लिखोगे एम टू द पावर 0 एल टू द पावर 0 टी टू द पावर -1। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछे कि इसका एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन एम में कितना है, मास में कितना डायमेंशन है इसका, दैट वी सेड एज 0, दैट इट इज हैविंग 0 डायमेंशन इन द मास। Another thing that how much dimension it is having in the length, it is having 0 dimension in the length, time में -1। so that's how we represent it। तो चलो मैं इसको कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं ले लिया मैंने फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि 1 अपॉन टी, टी टू द पावर -1। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर -1। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वी से दैट एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है पाई एफ। हाउ मच, 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी का कितना होता है 2 पाई, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कुछ डायमेंशन होता नहीं है, राइट। तो इट विल डायरेक्टली एफ का डायमेंशन होगा। कितना निकाला हमने, टी टू द पावर -1, यानी कि m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर -1। क्लियर। अब जरा निकाल लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब तो समझ ही गया होगा, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप तो धड़ाधड़ निकाल दोगे, मतलब सोचना ही नहीं है कि कैसे क्या निकलना है, बस सिर्फ फॉर्मूला कोई दे दे तो आप तो मुझे लग रहा है एकदम धरे बैठे हो गए, भाई ये निकाल लिया मैंने, राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी वैसे ही होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज डेल्टा टी। तो एंगुलर वेलोसिटी का होता है टी टू द पावर -1 और डेल्टा टी, राइट, दैट इज टी कमिंग एज हाउ मच, टी टू द पावर -2। अब चलो जरा निकाल लेते हैं टॉर्क का। टॉर्क का नाम सुना है, टॉर्क तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, इट इज़ वेरी न्यू टू। तो इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको मैं, दैट इज अगेन एफ डी। ठीक है, वैसे होता है एफ डी साइन थीटा, चलो पूरा ही लिख लेते हैं साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा चूंकि साइन थीटा का जो डायमेंशन कुछ भी नहीं होती है, सो दैट नॉर्मली वी क्या एफ और डी का होगा। तो एफ का कितना होगा, एम एल टी टू द पावर -2, और डी का कितना होगा, डी डिस्टेंस है यानी कि एल, सो दैट इज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ये चीज़ें, बिकॉज अभी जो मैं करा रहा हूँ सारी चीज़ें ये आप 11th में पढ़ने वाले हो, राइट। तो अभी तो सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला पता ही नहीं है, जब फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप डायमेंशन कैसे निकालोगे। एक बार जैसे 11th का सिलेबस खत्म हो जाए, बिकॉज आपके फाइनल एग्जाम तो बोर्ड बाद में ही होंगे ना, तो तब आपके डायमेंशन पूछे जाएंगे, तब अब तक आप सारे फॉर्मूले पढ़ चुके होंगे और आपको सारे फॉर्मूला याद होंगे। अब भी सिर्फ फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट वन, आपको उनसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो अब एक और मैं ले लेता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोड़ो, एक स्ट्रेस का निकालते हैं। स्ट्रेस पता है क्या होता है, ये पढ़ोगे आप, फिजिक्स पार्ट 2 में है, पहला चैप्टर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स करके चैप्टर है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया,
यानी कि इसका जो डेफिनेशन होती है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है यहाँ पे, एम एल टी माइनस टू एंड एरिया इज हाउ मच, एल स्क्वायर, यानी कितना निकल के आएगा ये, एम एल टू द पावर माइनस वन एंड टी टू द पावर माइनस टू। उसी चैप्टर में एक चीज और है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल। चलो ये एल मिटा देता हूँ, चलो इसको काट देता हूँ, दोबारा देता हूँ, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। तो चेंज इन लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, राइट, बिकॉज चेंज ही तो है तो एक्चुअली लेंथ ही, और ओरिजिनल लेंथ का वो भी एल। सो दैट इज हैविंग डायमेंशन लेस, यानी कि स्ट्रेस का कोई भी, सॉरी स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, दैट इज डायमेंशन लेस। गुड। ऐसे ही चलो जरा निकाल लेता हूं मैं किसका, यंग्स मॉडुलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। अब आपने नाम ही पहले सुना है, जवान जो है, जवान लोगों का मॉडुलस निकालना है, राइट, यंग है ना, यंग तो जवान होता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ध्यान रखना। यंग जवान लोगों का जो मॉडुलस है उसका, इसका एक्चुअली फॉर्मूला जो होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस जो अभी ऊपर आपने लिखा है, राइट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का भी निकाला आपने, दैट इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, अपॉन स्ट्रेन तो है डायमेंशन लेस, यानी कि वन कह लो। सो निकल के आया एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है। ऐसे आप किसी का भी डायमेंशन निकाल लेते हो, निकाल सकते हो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज का आप डायमेंशन निकाल सकते हो। लेकिन चलो थोड़ा सा मैं और निकाल लेता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज का निकाल लेता हूँ। जब आप 12th में पढ़ोगे, वैसे चार्ज का फॉर्मूला तो आप पढ़ ही चुके होगे, 10th में था। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू आई टी। आई का डायमेंशन क्या होता है, ए, और टाइम का टी, सो डायमेंशन कितना आ जाएगा, ए टी। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकालने कहा जाएगा, वी, वी कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, कैसे निकालोगे, V इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन क्यू। डब्ल्यू होता है यहाँ पे वर्क डन, वर्क डन मतलब कि एनर्जी, एनर्जी मतलब कि जूल, जूल मतलब कि एम एल स्क्वायर टी टी पावर माइनस टू। इतने सारे मतलब हो जाए, समझ ही नहीं आता किसका क्या मतलब है। क्यू का भी अभी आपने निकाला, ये ऊपर ए टी, ठीक है। तो डायमेंशन कितना आ जाएगा इसका, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री एंड ए टू द पावर माइनस वन, ठीक है। ऐसे ही आप कैपेसिटेंस का भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक ध्यान देने वाली बात यह है कि कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, वी डोंट हैव एनी व्हाट, एनी डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट, बट एक्चुअली सब कांस्टेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कुछ का होता है। जैसे एक पहला, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो चलो पहले अलग ही खाली हेडिंग डाल लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट, तो थोड़ा आपको अलग से याद रहेगा, डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम, यानी कि सी अपॉन वी। तो सी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, वी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, दोनों हो गए कैंसिल, और आपके पास निकल के आया क्या, डायमेंशन लेस, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है डायमेंशन लेस। तो नॉर्मली जो कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशन लेस ही होते हैं, बट एक्चुअली कुछ कुछ के डायमेंशन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज एग्जांपल इज यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, ये जो होता है
इसकी एक्चुअली वैल्यू होती है। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होता है एफ का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी कैसे निकालोगे? एफ टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, तो जी यहाँ पे कांस्टेंट है, एम है मास, दो मास है, यानी कि दो बॉडी जो होती है m1 m2 जो मास है, मान लेते हैं अर्थ और मून, दोनों के मास जो है m1 और m2 है, तो और दोनों की डिस्टेंस जो है बीच की वो r है, तो कितना फोर्स दोनों पे लग रहा होगा वो इससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एफ है फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? क्या डायमेंशन होगा फोर्स का? एम एल टी माइनस टू। याद तो हो ही गया होगा यार, अब तक नहीं याद हुआ तो प्लीज़ याद कर लो। ठीक है, एल स्क्वायर और m1 m2 कितना हो जाएगा? m और m फिर से, यानी दैट इज कमिंग एज हाउ मच? m, एक m तो एक m से यहाँ से कट गया और ये बच जाएगा m टू द पावर माइनस वन एल क्यूब हो जाएगा यहाँ से, और t टू द पावर माइनस टू, एम टू द पावर माइनस वन एल क्यूब टी टू द पावर माइनस टू। सिमिलरली आप निकाल सकते हो, खत्म हो गया पेज मेरे। सिमिलरली आप निकाल सकते हो प्लैंक कांस्टेंट का। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? एच, प्लैंक कांस्टेंट इज एच। इसका क्या फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू यहाँ पे होती है फ्रीक्वेंसी और E है एनर्जी। निकालना है आपको एच का, तो एच विल बी E अपॉन न्यू। न्यू का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है, इसका होता है डायमेंशन टी टू द पावर माइनस वन। अभी निकाला, थोड़ी देर पहले आपने निकाला था। तो अगर आपने कॉपी में नोट किया होगा, कॉपी आपने नोट कर रहे होंगे, तो आपको पता हो गया होगा कि क्या होगा। फॉर्मूला नहीं नोट किया है तो आपको बता दिया मैंने कि टी टू द पावर माइनस वन होता है। ठीक है, आपको चिंता की कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है। तो कहते हैं ना स्पून फीडिंग, सो दैट इज हैपनिंग हियर। एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू एंड न्यू इज हाउ मच? टी टू द पावर माइनस वन, यानी कि डायमेंशन निकल के आ गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री। ठीक है, सॉरी माइनस वन, ये माइनस वन है ना नीचे, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस वन, यानी कि एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन। ठीक है, ऐसे ही आप निकाल सकते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, यानी कि ये ऐसे कांस्टेंट हैं जिनका डायमेंशन होती है एक्चुअली। ठीक है, इनको हम इग्नोर नहीं करते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है पी बी इज इक्वल्स टू के पी टी, ऐसे कहते हैं। के बी जो होता है दैट इज एक्चुअली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या के भी लिख लेते हैं, तो चलो के यहाँ से मान लेता हूँ मैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी वी अपॉन टी। यहाँ पे पी क्या है? पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम और टी है टाइम, है ना बेटा? टाइम नहीं है, दिस इज टेम्परेचर। टाइम हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, स्मॉल टी लिखते हैं टाइम को, तो जब बड़ा टी होता है मतलब दैट इज ऑलवेज टेम्परेचर। तो ये इंपॉर्टेंट सिंबल है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रेशर का कैसे निकालेंगे? प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए। तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया होता है एल स्क्वायर, यानी कि दैट विल बी कमिंग एज हाउ मच? एम एल टू द पावर माइनस वन and t to the power minus 2. So this will be m l to the power minus 1 t to the power minus 2। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब, ये तो निकाला ही था हमने सबसे पहला ही, नहीं दूसरा निकाला था। और टेम्परेचर का होता है डायमेंशन थीटा, हम इसको लिखते हैं थीटा। तो ये निकल के आ जाएगा एम एल टू द पावर माइनस प्लस टू और टी टू द पावर माइनस टू और थीटा टू द पावर माइनस वन। ठीक है, कुछ लोग उसको के भी लिखते हैं, इसको टेम्परेचर का जो होता है, तो वो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सारे मैंने आपको करा दिए एग्जांपल्स, इतने सफिशिएंट है आज के लिए। ठीक है,
एक चीज आप सोच रहे होंगे कि दो डायमेंशन हमने यूज नहीं करी अभी तक, जो पढ़े थे ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज सी डी, और दूसरा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट इज मोल। इन दोनों का डायमेंशन हमने यूज नहीं किया। तो कहो तो मैं एग्जांपल बता दूं या ना बताऊं? चलो एक बता देते हैं, मोल का बताता हूँ मैं। ठीक है, तो मोल का चलो ऐसे लिख देते हैं, इसकी फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का, दैट इज क्यू एन सी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे जो n है दैट इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, q जो है दैट इज हीट, तो हीट है तो दैट विल ऑलवेज से जूल इसका जो होगा, और c है स्पेसिफिक हीट, और t है टेम्परेचर। ठीक है, तो नहीं सॉरी, ये n है नंबर ऑफ मोल, राइट क्या? सो निकालना है हमें c का, यहाँ पे निकाल जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट का, यानी कि c का कैलकुलेट करेंगे। एन तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका तो मोल होता ही है, एन इज हैविंग मोल, तो हम यहाँ से निकालेंगे सी का, तो सी विल बी क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है, क्यू होता है हमारा क्या, एनर्जी, एनर्जी मतलब कि एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, एन इज अवर मोल, एंड डेल्टा टी इज टेम्परेचर, यानी कि वी कैन से एज थीटा। सो इसका डायमेंशन आ जाएगा एम एल स्क्वायर t to the power minus 2 mole inverse and theta to the power minus 1। ठीक है, ऐसे लुमिनस इंटेंसिटी के भी होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 4 ही मैक्सिमम जो होते हैं वो यूज होती हैं, विच इज लेंथ, मास, टाइम एंड करंट। उसके अलावा बाकी के ये अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और लुमिनस इंटेंसिटी यूज कोई नहीं करता। टेम्परेचर भी यूज हो जाता है बस, मतलब कि 5 ही यूज होती है, टेम्परेचर भी कहीं कहीं यूज होता है, वो भी बहुत कम यूज होता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं यूज हो जाता है। बट ये बस कभी कभी शायद एग्जाम में कभी धोखे से पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज दे जस्ट नेवर आस्क। एक जो नोट करने वाली चीज है वो ऐसे नोट डाल के लिखना कि देर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज, टू फिजिकल क्वांटिटीज विच आर टू फिजिकल क्वांटिटीज विच आर हैविंग units but no dimension, यानी कि उनकी यूनिट्स तो होती हैं बट उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी कि जैसे एम और एल ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ऐसे कुछ नहीं होता, बट एक्चुअली यूनिट होती है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मीटर लिखते हो, यानी कि मीटर इज यूनिट, तो उसका डायमेंशन भी होता है एल, या मास है किलोग्राम इसकी यूनिट है तो एम उसका डायमेंशन लिखते हो। लेकिन ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका यूनिट्स तो होते हैं, जिनको रिप्रेजेंट तो करते हैं, बट उनका डायमेंशन कोई नहीं होती। वो जो दो चीजें हैं दैट इज एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल का यूनिट होता है रेडियन एंड दे आर सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, बट इनका कोई भी क्या नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी है, बहुत सारी चीजें होगी आज। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगा मैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, यानी कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी कि इक्वेशंस लिखी होती हैं तो उनके डायमेंशंस कैसे निकालते हैं फ्रॉम दैट इक्वेशंस। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।